Hi students, so today we are welcome to BioGirl Study with Me channel as you are know and आपको पता है कि हम लोग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और बेसिकली मेरे ख्याल से आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ही पढ़नी है, तभी आपने मुझे सर्च आउट मारा है। तो यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ रिवाइज़ कराएंगे और या सिर्फ आपको ये बताते रहेंगे कि पढ़ाते रहेंगे लाइन टू लाइन। यू आर नॉट अ किड, आई नो यू आर अनएबल टू रीड द इंग्लिश एंड यू आर अंडरस्टैंड द थिंग्स, बट यहाँ पर आपका ये मेरा मोटिव रहता है कि यहाँ पर जो ऐसे चैप्टर्स हैं उनको मैं सही से आपको याद करा दूँ कि आपको वो अकेले जो पढ़ने में जो एक बोरियत, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, वो आप मेंटेन कर पाएँ। सो जैसे कि अगर आपने मेरा नेक्स्ट चैप्टर देखा हुआ है, दैट इज़ योर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसके बाद मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि इसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को स्टार्ट करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करते हैं, हमारे नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं इन माई शॉर्ट्स। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग एनीवेयर, सो यू शुड बी राइट इन माई कमेंट सेक्शन। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको सही से मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, मैं उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर पाऊँ जिनको बच्चे पाने में सफ़र कर रहे हैं, उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि वो सारी चीज़ों पे मैं वर्क करूँ जो आपको कहीं से नहीं मिल पा रही। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो बेसिकली आपके माइंड में एक चीज़ आती होगी कि व्हाट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है। बायो मीन्स तो आपको कई बार आप छोटे क्लासेस में भी रहते हैं, जब आपके बायो आपके उसमें आती है तो आपके टीचर ही बता देते हैं बायो मीन्स लाइफ। एंड डाइवर्सिटी एक पूरा डाइवर्स, एक सराउंडिंग आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ पे अगर आप मेरे लेक्चर देखते आ रहे हैं, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए। क्लास 12 की ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन डिसीज़, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे चैप्टर मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। यू ओनली राइट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बायोगर्ल स्टडी विद मी चैनल। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं देन आपको वो टॉप पे दिखेगा। इस वजह से प्लीज़, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको बेनिफिटेड है, सो यू शुड बी लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। हम एक चैप्टर को अगर छोटा है तो वी आर ट्राई टू कि हम 4 दिन में कंप्लीट कर लें। वैसे 6 दिन एक चैप्टर चलता है, जिसका मेरा एक मोटिव है कि जो भी मैं जब भी पढ़ाने आती हूँ, हर दिन आपका लेक्चर आता है। कभी कभी गैप्स होते हैं बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, सो बिकॉज ऑफ द सम बिजिएस्ट डे आई कैन नॉट पोस्ट ऑन द थिंग्स ऑन अ यूट्यूब, बट यू शुड बी लाइक कि आप रिवाइज उस डे को वेस्ट करने में और ज़्यादा दिमाग ना लगा के आप उस चीज़ में दिमाग लगाएं कि हाउ वी कैन रिवाइज इट ऑल द चैप्टर्स। If I give not a gap, I posted a regular YouTube। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए तो कोई लोड ही नहीं है, उनको तो मिलता रहेगा। लेकिन जो आप ऐसे कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि ये पढ़ेगा तो हम इससे आगे का पढ़ेंगे, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो देन यू शुड बी गो एंड यू ट्राई कि अगर वो कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पा रहा है, सो यू शुड बी जस्ट मैनेज आउट एंड गो टू रिवाइज दो चैप्टर जो हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1-2 बार पढ़ने से एनसीईआरटी हो जाती है। आपने किसी भी टॉपर या किसी को भी सुन रखा होगा तो वो यही चीज़ बोलता है कि हमने 6 से 7 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो 1-2 बार में तो नहीं होगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम और थिंक एनीथिंग और डिस्ट्रैक्ट टू अनदर चैनल। यू शुड बी गो एंड रिवाइज दैट टाइप ऑफ द थिंग्स और वहाँ के क्वेश्चंस लगाइए। और उन क्वेश्चन जो जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आप मेरे से बताइए। अगर आपको चैनल में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आए और आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैसे मैंने आपसे बोल रखा था, एज़ इट इज़ जो मैं बोलती हूँ वो भले ही थोड़ा सा गैप हो जाए, 1-2 दिन का गैप आ जाए, बट जो अगर वो आएगा तो वो आएगा जो मैंने बोला है। ठीक है, सो इफ़ एन एलियन फ्रॉम द डिसेंट गैलेक्सी वेयर टू विजिट अवर प्लानट अर्थ, इफ एन एलियन फ्रॉम अ distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that could be amazed and
fable him to would most probably be the inglorious diversity of a life that he could encounter. अगर एलियन आते हैं डिसेंट गैलेक्सी हमारे अर्थ को विजिट करने के लिए, तो उनको जो पहली चीज़ जो है वो अमेज करेगी, उनको अमेजिंग लगेगी, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ would most probably to inglorious diversity of a life that would be were encounter. तो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि अगर मान लो एलियन भी अपने उस पर आती है ना विजिट करने प्लैनेट ऑफ द अर्थ पर, तो वो उनको ये अमेज करेगी कि इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है अपने अर्थ पर यार, लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब हर एक स्पीसीज की चार चीज़ें, चार टाइप की चीज़ें यहाँ पर हैं. Even for a humans, the rich variety of living organism with which they share this planet never ceases to the astonish and fascinate us. Even अगर हम humans की बात करें, the rich variety है of the living organism की, with which they share this planet, जिससे ये planet को वो share करते हैं, and never ceases to astonish and fascinate us. और कभी वो उस चीज़ को ऐसा नहीं कि सीज कर दें, फैसिनेट कर दें, कुछ भी नहीं. They are living very normally. ठीक है. So the common man, एक जो कॉमन सा मैन है, ठीक है, कॉमन मैन would find its hard to believe. जो कॉमन मैन है इन सारी चीज़ों को ढूंढने में ये उसको बहुत find it hard to believe that there are more than 20,000 species of a ant. अगर किसी कॉमन मैन के लिए वुड बी फाइंड इट्स हार्ड टू बिलीव, ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ 20,000 तो स्पीसीज हमारे पास चींटियों की ही हैं अर्थ पर. 20,000 सिर्फ हम जो स्पीसीज पा रहे हैं वो आंट्स की पा रहे हैं. 3 लाख स्पीसीज ऑफ द बैटल्स, 28,000 स्पीसीज ऑफ द फिशेस and nearly 20,000 species of the orchids. That is a very amazing कि हर ऐसा नहीं है कि इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है कि अगर हम आंट की बात कर रहे हैं तो हमें उनमें 20,000 स्पीसीज की बात करनी पड़ेगी आंट्स की. इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है अर्थ पर. दैट इज़ वेरी अमेजिंग. द कॉमन मैन जो है उसके लिए बहुत फाइंड करना और उसको बिलीव करना, हार्ड टू बिलीव कि इतनी सारी स्पीसीज सिर्फ चींटियों की हैं. आपने कौन सी चींटियाँ देखी होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा जो है होती हैं, काली देख लेते हैं, लाल देख लेते हैं, एक ब्लैक रेड मिक्स होती हैं, और एक ऑरेंज भी होती है, ये सारी चीज़ें. लेकिन 20 स्पीसीज ऑफ द आंट्स हैं आपने भी नहीं देखी, बट अर्थ पर 20,000 ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं. Ecologists and evolutionary biologists has been trying to understand the significance of such diversity by asking important question. अब यहाँ पे जो इकोलॉजिस्ट है, जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, वही इन चीज़ों पे वर्क कर रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इस चीज़ को समझना चाहते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द सच डाइवर्सिटी को, सिग्निफिकेंस इस तरीके की डाइवर्सिटी को, कि कुछ क्वेश्चन को पूछ कर. अब वो क्वेश्चन क्या करते हैं, वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, इतनी स्पीसीज क्यों हैं अर्थ पर. देन did such great diversity exist throughout the earth history. और इस तरीके की डाइवर्सिटी जो है, जो ग्रेट डाइवर्सिटी है, ये अर्थ हिस्ट्री पे एग्जिट ही करती है. इस तरीके की इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं अर्थ पर. हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट एंड हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर. और ये जो डाइवर्सिटी है वो बायोस्फीयर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. Would it function any differently if the diversity was much less? How do you human benefited from the diversity of a life? How do humans benefited from the diversity of the life? और humans को क्या benefit है diversity of a life से. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको इकोलॉजिस्ट के दिमाग में वो चल रहा है और वो सोचने की कोशिश कर रहा है. They try to understand the things कि why are the so many species are there? Did you such great diversity existed on the earth? So many questions are there in the ecologist and the evolutionary biologist. और ऑब्वियसली अगर कोई बात अगर इस चीज़ पे आप थिंक आउट करने के लिए बिठाया जाए तो आपके माइंड में भी आएगा कि ये 20,000 चींटियों की क्या ज़रूरत थी. 28,000 फिशेज हैं, 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड्स हैं. ये तो सिर्फ 4-5 स्पीसीज की बात हो रही है. अगर सारी स्पीसीज को लेके बैठ जाए तो
हमें तो लग रहा है कि मतलब जितनी जो है वो पॉपुलेशन नहीं है उतनी तो इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है, अब आपको समझना है। बेसिकली आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करता है बायोडाइवर्सिटी पे, तो आपकी एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे मेंशन कर रही है। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और द हेट्रोजेनिटी, हमारे बायोस्फीयर में इमेंस डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। Exist not only at the species level but all the level of the biological organization ranging from the macromolecule with the cells to the biomass। ये जो स्पीसीज है वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि वो लेवल तक ही एग्जिस्ट करती है, इट्स एग्जिस्ट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल विद इन द सेल टू द बायोमास। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म, बायोडाइवर्सिटी एक टर्म है जो पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट, इसको आपको याद रखना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है ये किसने पॉपुलराइज किया था, दैट इज एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन थे, उन्होंने इस वर्ड का इसको पब्लिश किया था। एंड टू डिस्क्राइब द, और इसमें ये क्या डिस्क्राइब करना चाहते थे इस चीज़ पे हमें डिस्कस करना है। कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इस बायोडाइवर्सिटी में इस सिर्फ एक वर्ड में पूरे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन कर दिया। बायोडाइवर्सिटी अगर वर्ड बोला जा रहा है दैट मीन जितने भी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे इस वर्ड में आ जाते हैं। और इसको किसने इन्वेंट किया, एल्डन विल्सन ने, ये आपको याद रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम जेनेटिक डाइवर्सिटी, सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट दिया दैट इज योर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। A single species might show high diversity at the genetic level or in the distributional range। उन्होंने कहा एक सिंगल स्पीसीज जो है might show the diversity at the genetic level or at distributional range तक वो शो कर सकती है। The genetic variation shown by the medical plants, Rauwolfia, Vomitoria, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट ओवर देयर। द जेनेटिक वेरिएशन जो है वो शो करता है बाय द मेडिकल प्लांट, एक प्लांट है दैट इज़ अ Rauwolfia vomitoria। दैट वर्ड आप, ये वर्ड आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो आप इसको यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, दैट इज़ व्हाट Rauwolfia vomitoria ग्रोइंग इन द डिफरेंट हिमालयन रेंजेस might be in the term of potency and concentration of active chemical respirin that the plant produces। अब ये जो Rauwolfia vomitoria है वो है क्या, ग्रोइंग इन द डिफरेंट हिमालयन रेंजेस, ये डिफरेंट हिमालयन रेंजेस पे ग्रो करता है, ठीक है। एंड नाउ माइट बी इन द टर्म ऑफ पोटेंसी, ये एक टर्म पोटेंसी, पोटेंसी का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज अ पोटेंसी ओवर देयर। पोटेंसी का मतलब क्या होता है, and the concentration of the active, potency and concentration of active chemical respirin that the plant produces। ये प्लांट जो है एक एक्टिव केमिकल प्रोड्यूस करता है रेस्पिराइन, ये आपको याद रखना है कि Rauwolfia vomitoria हिमालयन रेंजेस पे पाए जाते हैं और इसमें से एक एक्टिव केमिकल जो है वो कंसंट्रेशन इसमें से होता है दैट इज अ रेस्पिराइन एंड द प्लांट प्रोड्यूसेस। ये प्लांट जो है एक केमिकल, एक एक्टिव केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज रेस्पिराइन। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ अ राइस। अब आ जाओ इस बात पर, अभी तक हमने पढ़ा 20,000 आंट्स हैं, 28,000 फिशेज हैं, अभी तक हम एनिमल्स की बात कर रहे थे। अब सब कुछ छोड़ दो, अब सबसे पहले तो प्लांट्स पे आ जाओ। इंडिया में जेनेटिकली अगर डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ अ राइस की बात करी जाए तो 50,000 सिर्फ राइजेस पाए जाते हैं अपने इंडिया में। वेराइटीज़ है इतनी, 50,000 राइजेस वेराइटीज़ इंडिया में मिलती हैं, ठीक है। सेंधा नमक, हरी पत्ती, मतलब दुनिया भर की जितने वैरायटी ऑफ चीज़ें यहाँ पर आती हैं, तो 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट यहाँ पर सिर्फ आपको राइस मिल रहे हैं, उनका भी जेनेटिक अलग है। एंड 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो, और 1000 से ज़्यादा वेराइटी जो है मैंगो की पा रहे हो आप।
सफ़ेद आम, लंगड़ा आम, बहुत सारे ऐसे आम होते हैं। तो उस तरीके के एक रेड होता है, ऊपर से वो उसको भी कुछ बोलते हैं, ऊपर से रेड रहता है, उसको रेडिस आम कुछ करके बोला जाता है, हिंदी में कुछ और बोलते हैं उसको, लंगड़ा आम भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स की बात हुई है, सबकी जेनेटिक्स अलग है, लेकिन राइस स्ट्रेन जो है उनका 50,000 आप वेराइटी पा रहे हो इंडिया में सिर्फ राइसेस की। 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो हैं, 4-5 से ज़्यादा, 6-10 से ज़्यादा खाई नहीं होंगी। 10,000 वेराइटी हैं, 1,000 सॉरी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, अब स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। द डाइवर्सिटी एज अ स्पेसिफिक लेबल, जो डाइवर्सिटी है एक स्पेसिफिक लेबल है उसका। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियंस स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। तो उनका एक स्पीसीज डाइवर्सिटी का एक अपना रौला है, अपना ऑरा है वहाँ पर, कि भाई वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन ज़्यादा पाए जाएंगे एज कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट। इनमें कंपैरिजन हो जाता है कि उस जगह पे आंट ज़्यादा पाई जाएंगी एज कंपेरिजन टू द दिस लैंड, यहाँ पे ये वाले एनिमल्स ज़्यादा पाए जाएंगे एज कंपेरिजन टू द दिस लैंड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इनका क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक स्पीसीज का एक लेवल होता है। जैसे वेस्टर्न घाट में ग्रेटर एम्फीबियंस पाए जाते हैं एज कंपेरिजन टू ईस्ट। ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न घाट्स में है नहीं ग्रेटर एम्फीबियंस, बट एज कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के पास ग्रेटर एम्फीबियंस पाए जाते हैं। ये लाइन उल्टा लिख के आ सकती है, असर्शन रीजन में दे सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यू शुड बी राइट, हाईलाइट, जो भी आपको करना है आप कर लीजिए और प्लीज़ उसको पढ़िए। वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? नाउ व्हाट इज द इकोलॉजी? आप पूरी की पूरी जो भी ये पूरी एक सीरीज पढ़ते चले आ रहे हो, दैट इज बेसिकली इकोलॉजी। आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें, एनिमल, प्लांट्स, जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आप इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। एट द इकोसिस्टम लेवल, जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम एक इकोसिस्टम लेवल पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया में इतने लेवल पे चीज़ें हो रही हैं कि आपको किसी एक लेवल पे बात करने के लिए आपको एक लेवल पकड़ना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर नॉट ऑन अ वन टॉपिक और नॉट ऑन यू आर ऑन नॉट अ वन वे, क्योंकि सो मैनी लेवल्स आर देयर इन इंडिया। सो जब आपको बात करनी होती है इकोसिस्टम की, देन यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोसिस्टम लेवल। आप सिर्फ इकोसिस्टम लेवल पे बात करोगे, नथिंग एल्स। ना स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करोगे, ना आप जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करोगे, देन आप सिर्फ बात कर रहे होगे इकोसिस्टम लेवल पे। इंडिया फॉर द इंस्टेंस विद इट्स डिजर्ट्स, इंडिया में अगर बात करें इकोसिस्टम लेवल्स पे, उसमें डिजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वेटलैंड्स हैं, श्राइन्स हैं, एल्पाइन है, मेडोव है, हैव अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन द स्कॉन्डियन कंट्री लाइक अ नॉर्वे। जाहिर सी बात है यार, नॉर्वे में क्या डाइवर्सिटी होगी? इंडिया में जाओ डिजर्ट में, कैक्टस ले लो, वेराइटी ऑफ स्नैक्स ले लो, वहाँ पर रेन फॉरेस्ट में चले जाओ, वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर ओवर देयर, वेराइटी ऑफ खाने की चीज़ें वहाँ पे हैं, ठीक है। अगर आप मैंग्रोव्स में चले जाओ, कोरल रीफ्स में, वेटलैंड्स में चलो, मतलब उनका सबका अपना स्पीसीज वाला क्राइटेरिया, कि अगर वेटलैंड है तो वो तुमको डिजर्ट में नहीं देखने को मिलेगा। अगर डिजर्ट में देख लो कैमल, उसके ऐसा कोई जानवर ही नहीं है। तुम जाओगे वहाँ पानी नहीं मिल रहा, मर गए। वो एक दिन में पानी पीला सर्वाइव कर रहा है, वहाँ का जहाज बन रखा है। यहाँ पे लोग जहाज बना रहे हैं, फिर बैठ के जा रहे हैं, वो पहले से जहाज है। तो एक अपना एक उन्होंने एक पूरी डाइवर्सिटी का एक अपना एक लेवल बना रखा है कि भाई ये हमारा लेवल है, इस लेवल को तुम नहीं टच कर सकते हो। डिजर्ट में कैमल कह रहा है हमको नहीं तुम टच कर सकते, हमारा एक लेवल है, हम डिजर्ट में हम ऐसी जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, नॉर्मल एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, उनका एक लेवल है अपना। इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन। और ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें यूं ही कन्वर्ट हो गई, ये सारा इवोल्यूशन होने में भी बहुत साल लग गए, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे, तब जाके इतना इवोल्यूशनरी चीज़ें आ पाई, इतना बदल गई चीज़ें। They accumulate this rich diversity in nature, but we could not lose all that wealth in less and the 2 centuries if the present rate of the species losses continue. अब हम बात करें but we could lose all the wealth in less, हम सारे
जितनी भी है, बट वी कुड लॉस ऑल दैट वेल्थ इन अ लेस एंड दैट 2 centuries if the present rate of the species losses continue. Biodiversity in conservation are now vital environmental issue of the international concern as more people around the world begin to realize the critical importance of the biodiversity for our survival and well-being on this planet. People around the world being to realize the critical importance of the biodiversity. अब जो आसपास के लोग हैं उन्होंने critical biodiversity का importance समझ लिया है और our survival and well-being to this planet. ठीक है, तो जो एल्डन विल्सन थे उन्होंने जितना आपने पढ़ा जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, व्हेन आपने एक वर्ड अगर उसमें से निकाला बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन व्हाट? बायोडाइवर्सिटी में आप सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हो, आप जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल पे भी बात करो, आप स्पीसीज डाइवर्सिटी पे भी बात करो, आप इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सब कुछ आप बायोलॉजिकल, अगर आपसे बायोडाइवर्सिटी पूछा गया है तो आप ये तीनों चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो. बट अगर एट टू द पॉइंट आपसे यही पूछा गया हुआ कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, देन आपको स्पेसिफिकली उसी के बारे में लिखना है. लेकिन अगर आपसे बायोडाइवर्सिटी पूछा गया देन आप जेनेटिक डाइवर्सिटी भी ऐड ऑन कर दो, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ऐड ऑन कर दो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी ऐड ऑन कर दो. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे, इकोसिस्टम लेवल पे बात करो. क्यों सारे लेवल पे बात करें भाई? जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करेंगे, हम जेनेटिक चीज़ों पे बात करेंगे. एग्जाम्पल आर मोर इंपॉर्टेंट. 50,000 स्टेन ऑफ द राइस पाई जाती हैं, 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगोज पाई जाती हैं. थोड़ी सी जेनेटिक लेवल की बात करें, एग्जाम्पल लिख के चले हैं, नंबर पक्के हैं, 3 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, कितने भी नंबर में आए. एक आपको याद रखना है, इतनी बड़ी लेवल पे कोई बात कर रहा है, इतने सारे लेवल बना दिया, तो उस इंसान का तो आपको नाम याद ही रखना पड़ेगा, एल्डन विल्सन. इनको लिख के चले आओ. सबसे पहली लाइन यही लिखो, बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड एंड द टर्म इज पॉपुलराइज्ड बाय दिस मैन. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड टॉपिक, दैट इज योर हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया. कितनी अर्थ पर स्पीसीज पाई जाती हैं और कितनी इंडिया में है, ये हमें डिस्कस करना है. Since there are published record all the species discovered and named. अब अगर हम बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि जितनी स्पीसीज आपको रिकॉर्डेड हैं और जितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं उतनी ही अर्थ पर हैं और उतनी इंडिया में है. अब जितनी रिकॉर्डेड है, जितनी पब्लिश्ड है, उनके बारे में हमारे पास प्रूफ है, हमने उनको रिटन में लिख रखा है, तो हम उनके बारे में पढ़ते रहते हैं. तो सिंस देयर आर द पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज, जितने भी पब्लिश रिकॉर्ड हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं स्पीसीज की, उनका एक वो डिस्कवर्ड है और उनका एक नाम है. वी नो हाउ मैनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी स्पीसीज देयर आर ऑन अर्थ. ऑब्वियसली whatever we are discovering we know कि इतने हम कर चुके हैं डिस्कवर. लेकिन ये कहना, ये आंसर करना बहुत मुश्किल होगा कि सिर्फ अर्थ पर इतनी ही स्पीसीज पाई जाती हैं, क्योंकि आए दिन एक नई स्पीसीज इन्वेंट हो जा रही है. तो वो बताना तो नामुमकिन सा है. हम उतना बता देंगे कि भैया अभी तक जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इतनी स्पीसीज को अभी तक डिस्कवर कर पाए. अब कह दो बस इतनी ही पाई जाती, तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, इंसानों को इंसान नहीं गिन पा रहा है, वहाँ चींटे गिन रहा है, तो कैसे बता दोगे कि भाई बिल्कुल श्योर है नहीं इतनी चींटियाँ पाई जाती हैं? तो आप श्योर नहीं हो सकते हो. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्पीसीज देयर ऑन अर्थ. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN 2004. देखो, हर एक जब इंटरनेशनल पे हम बात कर रहे होते हैं तो हर एक चीज़ की एक स्कीम बनाई जाती है. हर एक वर्क के पीछे एक बॉडी होती है, दैट इज़ गवर्नमेंटल बॉडी, और वो उस पर वर्क कर रही होती है. और वही आपका देखिए, आप कोई भी वर्क करोगे तो अगर आप किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो या आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो आपका एक कोई ना कोई हेड होता है. जब तक वो आपने बहुत सारा काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब तक उस हेड को वो चीज़ नहीं पसंद आएगी, आपकी वो चीज़ आगे नहीं जाएगी. वैसे ही जब साइंटिस्ट हैं उस स्पीसीज को लाते हैं तो एक आपकी बॉडी है, दैट इज़ योर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, दैट इज़ IUCN 2004 में इस बॉडी को चलाया गया. और ये जो बॉडी है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल को डिस्कवर किया जाता है, वो सारी चीज़ें, ये सारी जो बॉडी है उसको देखती है.
और यही आगे अप्रूवल देती है कि हाँ भैया ठीक है, ये नई वेराइटी है, इसको पब्लिश कर दो। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। अब ये बात कर रहे हैं कि अभी तक जितने साइंटिस्ट ने जितनी स्पीसीज को डिस्क्राइब कर पाए हैं वो 1.5 मिलियन है। भैया अपनी आबादी करोड़ों में है, उनकी जा रही है, वो अभी जितने हम डिस्क्राइब कर पाए तब वो 1.5 मिलियन है। हम तो आधे को जानते भी नहीं है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मैनी स्पीसीज आर येट टू डिस्कवर एंड डिस्क्राइब। हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितनी स्पीसीज और डिस्कवर करी जाएंगी और कितनी और डिस्क्राइब्ड होंगी। वी कैन नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। एस्टिमेट वेरी वाइडली एंड many of them are only educated guesses। सिर्फ एक गेस मार सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मार सकते हैं कि भाई अभी तक तो जितना डिस्कवर किया गया उसमें ही 1.5 मिलियन है। अब कितना गेस मारोगे भैया, कितनी स्पीसीज है, नहीं आंसर करना है, नहीं बता पाओगे। हाँ, फॉर मैनी टॉक्सिक ग्रुप्स, टेक्सोनॉमिक ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीसीज इन वर्चियर्स आर मोर considering that overwhelming and large portion of the species waiting to be discovered are in the tropics। अगर हम बात करें लार्ज पोर्शन ऑफ द स्पीसीज की वेटिंग टू बी डिस्कवर आर इन द ट्रॉपिक्स, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो वेट कर रही हैं डिस्कवर होने का। वो भी चाह रही हैं भैया हमें भी कोई ला दो, हमें भी कोई नाम दे दो, हमारी भी कोई पहचान बना दो। जैसे आपका आधार कार्ड बना दिया गया, वो भी सोच रही हैं हमारा भी कोई दे दो कि हम भी बता पाए हम भी हैं दुनिया में। ठीक है, तो दे आर वेटिंग कि मुझे भी डिस्कवर करो। Are the tropics biological make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of the executively steady group of the insects and the extrapolate this ratio to the other group of the animal and plant to come up with the gross estimate of the total number of species on earth। अब बेसिकली यहाँ पे बात आपकी यही चल रही है, आपकी हेडिंग ही वही पड़ी हुई है कि अर्थ पर कितनी स्पीसीज हैं, कितनी प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, सारी चीज़ें उसी पे डिस्कस हो रही हैं और उसी चीज़ पे आप पे बात करी जा रही है। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज है 20 से 50 मिलियन के आसपास। एक एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज है 20 से 50 मिलियन, बट अ मोर कॉन्जिक्यूटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड अप ऑफ रॉबर्ट मे प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन। जो एक साइंटिस्ट हैं, जो एक रेंज रखी गई, उन्होंने कहा कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं। वहीं पे एक साइंटिफिकली बात करी जाए और कंजर्वेटिव की बात करी जाए तो एक रॉबर्ट में है, उन्होंने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी की जो वैल्यू बताई दैट इज़ 7 मिलियन। तो आपको याद रखना है कि एक एक्सट्रीम जो एस्टिमेट रेंज रखी गई थी वो 20 से 50 मिलियन रखी गई थी, बट एक रॉबर्ट मेयर है, उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 7 मिलियन किसने बताया, दैट इज़ योर रॉबर्ट मेयर ने बताया है। Let us look some interesting aspect about the earth in biodiversity based on the currently emerging species। अब देखो इंटरेस्टिंग तो है, ये पूरा चैप्टर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भैया इतनी भी आंट्स हैं भाई, आज पता चला इतने मैंगो पाए जाते हैं। अरे ठीक है, तो अब हमें ये पढ़ना है आगे कि बेसिकली कितनी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बेस्ड है ऑन द करेंटली एमरेबल स्पीसीज जो है वो हमारे अर्थ पर है, इस पे हम बात करेंगे। मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज रिकॉर्डेड इन आर एनिमल्स। 70% जो स्पीसीज है वो एनिमल्स में रिकॉर्डेड है। एंड वाइल प्लांट जो है इंक्लूडिंग एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म comprise no more than 22% of the total।
तो एनिमल्स जो है वो 70% है, वहीं पे अगर हम सारी चीज़ें प्लांट्स में मिला लें, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब मिला लें, तब भी वो 22% ही कवर कर पाते हैं। एमंग एनिमल, इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। तो इस वजह से जो एनिमल्स वाला जो ग्रुप है, जो इंसेक्ट है, वो उसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिच जो टेक्सोनॉमी ग्रुप है वो इंसेक्ट का है, ठीक है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल, एंड दैट्स मीन आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस planet, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस planet 7 आर इंसेक्ट। इतना ज़्यादा इंसेक्ट है इस प्लेनेट पर कि अगर उसमें से 10 एनिमल हैं तो उसमें से 7 जो है वो सारे क्या है, 7 आर इंसेक्ट्स। तो अगर 10 हैं तो उसमें से 7 जो हैं वो इंसेक्ट हैं, आपके जो 3% बचे वो आपके कोई और एनिमल्स हैं, ठीक है। तो उसमें से 7 आपका क्या होगा, इंसेक्ट होगा। अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट? हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे इतने एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ द इंसेक्ट्स को? द नंबर ऑफ फंगी स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज ऑफ द फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीसीज नंबर ऑफ मेजर टेक्सा। मेजर टेक्सा पे जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में बात देखो, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, अभी आप पढ़ के आए हो, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है, जिन मोलस्कास हैं, जिन क्रिटेनियस हैं, फिर अदर एनिमल्स ग्रुप है। तो आपके सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये ग्रुप आपका पाया जा रहा है, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स पाया जा रहा है, उसके बाद अदर एनिमल और मोलस्कास, ठीक। वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो फिशेस आपका आधा पोर्शन कवर कर रही हैं, 28,000 स्पीसीज ऑफ द फिशेस आपका आधा पोर्शन कवर कर रही है। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस वो सब अपना थोड़ा थोड़ा ले रखे हैं, लेकिन फिशेस अपना आधा पोर्शन कवर कर लेती है, ठीक है। प्लांट्स की अगर अब हम बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा आपका क्या मिल रहा है, फंगाई देखने को मिल रही है। फंगाई हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। मॉसेस, फन, एलीज, एल्गी, लाइकेंस, थोड़ा थोड़ा सा एल्गी तब भी है, और सब तो लाइकेंस हो गया, मॉसेस हो गया, थोड़े थोड़े पार्ट्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट दीज इंस्टिमिनेट डू नॉट गिवन एनी फिगर ऑफ द प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इसमें कहीं पे प्रोकैरियोट्स की बात नहीं करी गई। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। अभी तक जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको श्योर नहीं है कि प्रोकैरियोटिक स्पीसीज कितनी है, ठीक है। The problem is that the conventional taxonomy method are not suitable for identifying microbial species and many species are simple, not curable, culturable under the laboratory condition. Problem ये नहीं है कि conventional taxonomy method जो है not suitable for identify the microbial species, not suitable for the identify the microbial species and many species are simply not culturable under the laboratory condition. कुछ ऐसी टेक्सोनॉमी मेथड है कि उनको हम माइक्रोबियल स्पीसीज हैं जिन वो हम सुटेबल नहीं है उनको देख पाना। कुछ इतनी छोटी हैं कि उनको माइक्रोबियल्स जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो भी नहीं देख पा रहे हैं, हम नहीं इतने कैपेबल हो पा रहे हैं कि हम उन इतने माइन्यूट चीज़ों को और देख पाएँ। और जब दूसरी बात आ रही है तो कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जिनको लेबोरेटरी में रखना ही कल्चरेबल नहीं, उनको हम नहीं लेबोरेटरी में रख सकते हैं, वो हार्म कर सकती हैं, तो हम उनको स्टोर ही नहीं कर सकते हैं, इस वजह से भी सर्च नहीं हो पाती है उन पर। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर द डायलेटिंग स्पीसीज ऑफ दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। अब अगर हम बात करें वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया, अगर हम बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को एक्सेप्ट कर लें फॉर डिलाइटिंग द स्पीसीज ऑफ द ग्रुप, एक ग्रुप बनाने के लिए, देन देयर डाइवर्सिटी लॉन्ग माइट रन इनटू द मिलियंस, तब भी जो डाइवर्सिटी है वो मिलियंस में रन करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि एनिमल्स बहुत वास्ट हैं। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की टेक्सोनॉमी ग्रुप हम पढ़ रहे हैं। अगर 10 एनिमल पढ़ रहे हैं उसमें से 7 इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि 22% आपके प्लांट्स हैं। अगर उसमें एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हम सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड कर लेते हैं, एल्गाए, फंगाए, सब कुछ, तो वो तब भी वो 22% ही अपना जो है वो कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपको पाई चार्ट्स दिखाए गए हैं इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स के,
उनको हमने डिस्कस किया है। देन आपको नीचे बताया जा रहा है कि प्रोक्रियोटिक स्पीसीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट अभी तक श्योर नहीं है कि कितने प्रोक्रियोटिक स्पीसीज़ हैं अर्थ पर, तो उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे कहा गया है कि कुछ ऐसे भी मैथड हैं, कुछ ऐसे कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी है जो हमारे माइक्रोबियल में आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए सुटेबल नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं। वी आर नॉट हैव दैट मच एडवांस माइक्रोस्कोप्स कि हम उनको देख पाएँ। और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ भी हैं जिनको हम लेबोरेटरी में नहीं रख सकते, वो कल्चरेबल नहीं है, उनको लेबोरेटरी में हम जो साइंटिस्ट हैं वो अपने साथ उनको नहीं रख सकते फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तो इस वजह से भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। Along through, India has 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया के पास 2.4% वर्ल्ड लैंड है। ठीक है, 2.4% वो लैंड इंडिया के पास है। इट इज़ शेयर अबाउट ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1%। दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। डाइवर्सिटी दिखती नहीं है इंडिया में, लेकिन वो डाइवर्सिटी आधे से ज़्यादा तो डाइवर्सिटी कवर कर रखी है। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि 8.1% तो सिर्फ डाइवर्सिटी कवर कर रही है। स्पीसीज ही, ग्लोबल स्पीसीज ही कवर कर लेते हैं इंडिया की लैंड। दैट इज़ वॉट मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और यही जो है अपने इंडिया को 12 नंबर पे है मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स हैं इंडिया में, एंड ट्वाइस as many of the animal have been recorded from India, and how many living species are actually there are waiting to discovered and named। और बहुत सारी ऐसी living species हैं जो वेट कर रही हैं और टू डिस्कवर्ड और अपने नाम के लिए। किसी को ना तो उन्होंने किसी मतलब लोगों ने देखा है और ना तो उनको किसी का नाम पता है। ऐसी ऐसी स्पीसीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, सो दे आर वेटिंग फॉर दिस। We are except may global inseminate, and only 22% of the total species has been recorded so far. And applying this proportion of India diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। यहाँ पे साइंटिस्ट कहता है कि कम से कम 1 लाख प्लांट स्पीसीज जो हैं वो अभी बची हैं डिस्क्राइब होने को, और अगर हम प्लांट्स की, अगर एनिमल्स की बात करें तो 3 लाख अभी स्पीसीज हमारी जो हैं वो बची हुई हैं डिस्कवर और डिस्क्राइब करने को। वुड यू एवर बी एबल टू कंप्लीट द एवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री? कंसिडर द इमेंस ट्रेन मैन पावर टेक्सोनॉमिस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। The situation appears more hopeless when we realize that the large fraction of these species faces that the threat of becoming extinct, and even more were discover them। सबसे होपलेस बात तो यही है कि इतनी लार्ज फ्रिक्शन ऑफ स्पीसीज होने के बाद भी हम उनको नहीं डिस्कवर कर पा रहे हैं। उसके पहले वो बहुत सारी ऐसी भी होती हैं होंगी कि एक्सटिंक्ट हो जाती होंगी, ख़त्म हो गई, हम उनको कभी जान ही नहीं पाए कि ऐसी भी स्पीसीज कभी आई थी। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो न्यूली आती हैं, उनको हम जान जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी पुरानी थी जो चली गई, वो दोबारा लौट के नहीं आएंगी और वो एग्जिट हो गई, हमें पता ही नहीं कि ऐसी स्पीसीज भी आई, हम उनको डिस्कवर ही नहीं कर पाए। सबसे होपलेस, सबसे गलत बात तो यही है। वो आई, उन्होंने बहुत सारी इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले किया होगा, लेकिन वो आई, एग्जिट हो गई, हमें पता ही नहीं है। नेचर बायोलॉजिस्ट लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी conclude the title of all the books stocked there। नेचर बायोलॉजी लाइब्रेरी जो है वो बर्निंग इवन बिफोर वी कैलकुलेट द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक देयर। ठीक है, तो इस पर वर्क करना, स्पीसीज़ को ढूंढना, बेसिकली आप बहुत एक सोशल वर्क कर रहे हो। कोई आ रहा है, एक जन्म हो रहा है और वो दुनिया में अगर आ रहा है बिकॉज अगर वो एनिमल ही है तो वो कुछ ना कुछ रोल प्ले करके जा रहा है। अब वो आ रहा है और वो एक्सटेंट हुआ जा रहा है। अब मान लीजिए कोई आता है, कोई पैदा होता है और वो मर जाता है, आपको उसका खबर ही नहीं है, तो फिर क्या ही मतलब है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द जॉब वेरी नाइस वे सो दैट यू कैन जस्ट फाइंड द थिंग्स ना, एंड दैट्स मेक बायोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग। कि आपको अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपको ये पढ़ना होता है कि क्या हो चुका है, क्या चल रहा है, क्या होगा।
कुछ आपको स्टोरीज पढ़ा देते हैं सब्जेक्ट्स, बट इन बायोलॉजी वी आर थिंकिंग, वी आर इन अ साइंस वी आर थिंकिंग कि कौन आया था, कौन क्या करके चला गया, हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं जो दुनिया में हैं तो, लेकिन हमें दिख ही नहीं रहे, अब हमें देखना है। तभी साइंस वालों को थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, वो पगला जाते हैं। जब उनको ज़्यादा दिखाई देना शुरू करता है तो सोशल, जो नॉर्मल सोशल वाले पर्सन होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, वो कहते हैं वो पागल हो गया है। क्योंकि वो पागल नहीं हो गया, वो एक 2x की स्पीड पे आपसे ज़्यादा देख रहा है आगे की चीज़ें। जो आपको चीज़ें नॉर्मल लग रही है वो उसको उसमें भी लॉजिक लग रहा है, और फिर वो इंसान जो होता है वो पागल के नाम से घोषित हो जाता है, ये पागल हो गया। भैया साइंटिस्ट लोग पागल होते हैं, टैग है साइंटिस्ट पे, ये पागल है, ये पागल हो चुका है। वो बेसिकली वो पागल नहीं हो चुके होते हैं, वो अगर वो उस लेवल पे सोच ही नहीं पा रहे, देन वो तो कुत्ते बिल्ली और हाथी में ही रह जाएंगे ना। अगर वो उस चीज़ पे कोई वर्क कर रहा है तो वो सोचेगा ना कि क्या हो सकता है, मान लो उसको कोई मिला है तो वो सोचेगा ना कि इसका क्या काम है, क्या इकोसिस्टम लेवल पे क्या वर्क किया, क्या हमारे लाइफ में क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं, सब कुछ सोचेगा। और जब वो सोचेगा तो वो आपसे 2x बियॉन्ड सोच रहा है, तो आपको पागल तो लगेगा। So that is a biodiversity and conservation. In our next lecture, we are talking about the pattern of the biodiversity conservation, and okay, that is very important basically, and the importance of the specific diversity of the ecosystem. Then loss of biodiversity हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके काफ़ी लेक्चर लगेंगे, 6 लेक्चर्स में धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिसमें हमें धीरे धीरे अच्छे तरीके से हर टॉपिक समझ में आए, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे। ज़्यादा मुझे लॉन्ग लेक्चर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा है कि जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आपको पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम तो आगे का पढ़ ही रहे। मेरा ये है मोटिव है कि एक चीज़ को हरी अप में कंप्लीट करने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को धीरे धीरे कंप्लीट करो, बट जब कंप्लीट करो तो बिल्कुल कि ऐसा लगे कि हाँ अब हो गया है, ठीक है। तो सब तब तक के लिए रिवाइज करिए। जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है वो भी बहुत डिटेलिंग चैप्टर है, उसको पढ़िए। ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ को हर संडे रिवाइज करिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ हो गया, ये चैप्टर आप संडे को रिवाइज करिए। वन पेज नोट्स बना के रिवाइज करिए, एग्जाम्पल याद करिए इनके। और जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है उसको, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जितना हम एक लेक्चर में पढ़ चुके हो उसको एक बार गो थ्रू हो लिया करो, देन आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया करो, तो आपको एक कनेक्शन फील होता रहेगा कि इस चैप्टर में ये चल रहा था, अब हमें ये करना है। पहले ट्राई करो लेक्चर को नॉर्मल वे पे देखो। मैं इतना धीरे भी नहीं पढ़ाती, इतना फास्ट भी नहीं पढ़ाती। जितना एक एनसीईआरटी को रीड करने के लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है या आपने कहीं से कॉन्सेप्ट पढ़ के देन आपने ये चीज़ चूज़ करी कि अब आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो उसके लिए ये स्पीड ना तो बहुत फास्ट है ना तो बहुत स्लो है, आप नॉर्मल पे पढ़िए। देन आप जब आते हो तो उसको 2x पे देखिए, 2x पे 3x पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कहीं पे मैं बोल देती हूँ कि हाईलाइट करना है, अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट के लिए एक बार उसको ग्रो थ्रू हुई है। अगर आप जल्दी रिवाइज कर ले रहे हैं 10 से 20 मिनट्स लगेंगे, ज़्यादा बड़े लेक्चर होते नहीं हैं। कभी कभी लेक्चर बड़ा हो गया तो हो गया, वरना नहीं होते, 30 मिनट्स तक होते। उसके बाद ट्राई आउट करिए। आजकल ऑनलाइन हर जगह फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा है, उससे उस टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाइए, 10 से 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आइए। और ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में अगर आपने 20 क्वेश्चन लगाए उसमें से 15 सही हुए 5 गलत हो गए तो आपको डीमोटिवेट हो जाना है। आप आगे का स्टार्ट करिए, देन उसको फिर से पढ़िए, फिर आगे का जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़िए और उसके बाद फिर वो दोनों टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाइए। जब इस तरीके से लगाओगे तो आपके 20 क्वेश्चन, फिर आगे जब उसको करोगे 40 क्वेश्चन, फिर आगे करोगे 80 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, फिर 80 क्वेश्चन, फिर 120 क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन से ही आपको थ्योरी याद हो जाती है। तब तक के लिए ऐसे रिवाइज करते रहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, यू शुड बी राइट ऑन माई कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई हो एंड आई वर्क ऑन इट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।